नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे बुद्धि का बंटवारा की एक नई कहानी। सत्तू और भानु नाम के दो भाई चंदनपुर गांव में रहते थे। चंदनपुर एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों का ब्याह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता था, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई सत्तू और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेज तर्रार किस्म का आदमी था। वो बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई भानु बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोकाटाकी चलने लगी और दूसरी तरफ दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू मैं होती रहती। कुछ दिनों में तो हालत ये हो गई कि दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में अशांति बनी ही रहती। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में ये भी तय कर लिया गया कि जमीन, मकान और सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई सत्तू ने कहा, छोटे, मुझे लगता है कि बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वो ही हम दोनों का सही फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। भानु बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुला लाता हूँ। पूरे परिवार के सामने ही सारा बंटवारा किया जाएगा। भानु और उसकी पत्नी को भी यह बात जच गई। अगले दिन सत्तू सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो, सबके सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहे, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी, 5 बीघा सत्तू के और 5 बीघा भानु के। मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम लोगों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी सत्तू बोला, जी हमारे पास भैंस है जो एक ही है, आंगन में अमरूद का पेड़ है वो भी एक ही है, और एक कंबल है। इन तीनों चीजों को आधा आधा तो किया नहीं जा सकता, फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी किए देते हैं। भैंस का सिर छोटे भाई भानु का और धड़ सत्तू का होगा। अमरूद के पेड़ की जड़ छोटे भाई की और ऊपर का हिस्सा सत्तू का होगा। इसी तरह कंबल दिन के समय भानु के पास रहेगा और रात के समय सत्तू के पास रहेगा। ये सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया कि ये किस तरह का बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीजों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा। परंतु वो फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। असल में बात ये थी कि बड़े भाई के मन में खोट था और वो ये तीनों चीजें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर यह बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात पूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई भानु बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को वो समझ नहीं सका। खुद भानु की पत्नी भी हैरान थी कि आखिर यह कैसा बंटवारा है। बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह भानु ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, अमरूद के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ
तो तुरंत सतु वहाँ पर पहुँच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसीलिए ये दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब भानु अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो सतु की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसीलिए ये फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया कि कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्तें थी। रात को भानु की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हैं, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर है। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था जो भैया का ये षड्यंत्र नहीं समझ सका। आप चिंता ना करें, एक ही दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वो जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह भानु रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता है, फिर अमरूद के पेड़ को सींचता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई सत्तू आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो भैंस का दूध निकालने लगा, तभी भानु ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकालने दिया। तभी सत्तू ने झल्लाते हुए कहा, मूर्ख, क्या कर रहा है? भानु ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा सत्तू दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो भानु ने कंबल पानी में भिगो दिया और रात को जब सत्तू कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकालकर उसे थमा दिया और कहा, लो, बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? ये दिन में मेरा है और जो चाहे मैं इसके साथ करूं। अब ये कंबल सत्तू के काम का नहीं रहा, गीले कंबल का वह रात को क्या करता? सत्तू मन ही मन में भानु को बुरा भला कहता हुआ वापस लौट गया। सत्तू की पत्नी ने कहा, यह आपके भाई को क्या हो गया है? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन उसे ये पट्टी पढ़ा रहा है? कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से ठक ठक की आवाज आने लगी तो सत्तू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वो दोनों बाहर निकले तो देखा भानु कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ काट रहा था। सत्तू दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस कर भाई, अब तू अमरूद क्यों काट रहा है? अमरूद की जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब सत्तू ने कहा, आखिर तू ये क्यों कर रहा है? भानु ने कहा, मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी पक्षपात के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। ठीक है, हम एक निष्पक्ष बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। फिर यह फैसला हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेंगी। अमरूद के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले 1 वर्ष तक दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रतौली गांव में जानकी राम नाम का एक आदमी रहता था। रात के समय गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर जानकी राम जाग गया। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए जानकी राम किवाड़ खोलकर बाहर आया। उस अंधेरे में एक गधे को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। जानकी राम ने कुत्तों को भगाया। जब वो अंदर जाने लगा तब उसकी नजर बाहर लेटे हुए एक अजनबी पर पड़ी। जानकी राम ने पूछा, कौन है? पर उसे कोई जवाब ना मिला। जानकी राम ने उस अजनबी की पीठ पर थपथपाया
बुखार की वजह से उसका बदन तप रहा था। जानकीराम ने कहा, बाहर भयंकर सर्दी पड़ रही है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आकर सो जाओ। वो अजनबी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर जानकीराम को प्रणाम करने लगा। जानकीराम उसे सहारा देकर अंदर ले आया और अंदर लाकर उसे लेटा दिया। वह अजनबी तुरंत ही सो गया। इसके बाद किसी के द्वारा जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी गई। दस्तक सुनकर जानकीराम फिर से जाग गया। तब तक सूर्य उदय हो चुका था। दरवाजे पर दस्तक देने वाली स्त्री उसकी पत्नी रत्ना थी। पिछली रात को वह अपने रिश्तेदारों की शादी में गई थी और सवेरा होते ही घर वापस लौट आई। रत्ना ने अंदर आते ही कहा, तुम अभी तक सो रहे थे? सूरज को उगे हुए तो बहुत ही देर हो गई। जब वह अंदर आई तो उसने वहां पर लेटे हुए आदमी को देखा और अपने पति से पूछा, कोई मेहमान आया हुआ मालूम होता है? कौन है ये? जानकीराम ने कहा, मैं नहीं जानता। और इन शब्दों के साथ जानकीराम ने उसे पूरा समाचार सुना दिया। रत्ना ने कहा, उफ, बेचारे को गरम गरम दूध पिला देती हूँ तो यह चंगा हो जाएगा। तुम उसे जगाकर हाथ मुंह धोने के लिए कह दो। ये कहकर रत्ना रसोई घर में चली गई। जानकीराम ने अजनबी को जगाने के लिए उसके बदन पर हाथ रखा, मगर वह चौंक पड़ा। रात को अंगारे जैसा तपने वाला अब बर्फ जैसा ठंडा पड़ा था। जानकीराम ने घबराकर कहा, ओह, ये तो मर गया। ये सुनकर रत्ना रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई और दुखी होकर बोली, बेचारे मर गए, अब क्या करे, ना मालूम ये किस गांव के हैं। इसके बाद जानकीराम ने उस अजनबी की कमर टटोल कर देखा। 1 रुपये की थैली उसके हाथ में लग गई। उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें रुपयों के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी और उसमें लिखा था, बेटा नारायण, हमारे गांव में एक आदमी ने बताया कि तुम्हें बुखार है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई की हालत अच्छी नहीं है। वो ये सोचते हुए परेशान है कि बेटी की शादी के लिए 3000 रुपए कैसे जमा करे। जो रिश्ता पक्का किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस हालत में तुम दोनों को अपने पुराने मनमुटाव और जिद को भूल जाना चाहिए। राधा की शादी के लिए तुम्हें मदद करनी चाहिए। इसलिए ये चिट्ठी पाते ही यदि तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रुपए लेकर जल्दी चले आओ। इधर हमने भी मकान बदल लिया है। मकान का पता नीचे लिख रही हूँ। तुम इस खत को अपने साथ लेकर आओगे तो घर का पता आसान से लगा सकते हो। चिट्ठी पढ़ने पर जानकीराम को सारी बात मालूम हुई कि मरने वाला आदमी नारायण था और उसकी माँ ने उसे ये चिट्ठी लिखी थी। जानकीराम ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के वास्ते रुपए लेकर चल पड़ा था और रास्ते में ही मर गया। अच्छा हुआ कि इसने ये चिट्ठी अपने साथ रख ली। हमें कम से कम इसके छोटे भाई के मकान का पता तो लग ही जाएगा। जानकीराम ने किराए की गाड़ी मंगवाई और नारायण के छोटे भाई के गांव चल पड़ा। मकान का पता लगाने में उसे कोई दिक्कत ना हुई, मगर घर में कदम रखते ही भीतर से आने वाली आवाजें सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से शायद छोटे भाई की आवाज आ रही थी। उसने कहा, माँ, रुपए नहीं मिले तो मैं वर के पिता को क्या समझाऊंगा? शायद वह रिश्ता कहीं दूसरी जगह कर लेंगे। सामने बैठी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कहते हो? ये रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है। रुपयों के ना मिलने के कारण इस रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई को रुपयों के लिए चिट्ठी लिख दी है, वो जरूर ही वक्त पर पहुंच जाएगा। ये कहते हुए माँ ने उसे समझाया। छोटा भाई फिर से बोला, माँ, तुमने मुझसे पूछे बिना ही बड़े भाई को चिट्ठी क्यों लिखी? भाई के रुपयों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उस धन से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा।
तब माँ ने भर्राए हुए स्वर में कहा, अरे बेटा, छोटी सी बात को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच जो मनमुटाव हो गया है, उसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते हो। मैंने सोचा था कि कम से कम राधा की शादी के बहाने ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इतने में जानकी राम ने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा, क्या नारायण के छोटे भाई का मकान यही है? भीतर से 40 साल का एक आदमी दरवाजा खोलकर आश्चर्य में आ गया और बोला, आप कौन हैं? अंदर आ जाइए। जानकी राम अंदर जाकर बैठ गया और रुपयों से भरी हुई थैली वहां पर रखते हुए छोटे भाई को वो चिट्ठी थमा दी। छोटे भाई ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, ये चिट्ठी तो मेरी माँ ने लिखी है और भैया के नाम पर लिखी होगी। वो खुद आने में संकोच करते होंगे, इसलिए रुपए भेज दिए। कृपया आप इस रुपयों की थैली को मेरे सामने से हटा लीजिए। जानकी दास ने कहा, आपके बड़े भाई खुद आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। आप दोनों की मुलाकात अब इस जिंदगी में नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ जानकी राम ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। अब छोटे भाई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ तड़पकर रो उठी और छोटा भाई रोते रोते बोला, भैया मुझे माफ कर दो। उसे रोते हुए देखकर भी थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखाए बिना जानकी राम बोला, जिंदा आदमी की कीमत लगाना मुश्किल है। आपके बड़े भाई का अगर आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार ना होता तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो रुपए लेकर क्यों चल पड़ते? आप अपने भाई के प्रेम से वंचित रह गए, अब उसे चाहकर भी नहीं पा सकते। इतने में 50 साल का एक आदमी वहां पर आया और उसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हुआ क्या? उस आदमी को देखते ही माँ और छोटा भाई दोनों ने रोना बंद कर दिया और हैरान होकर उसे देखने लगे। छोटा भाई उसके समीप गया और बोला, क्या आप जिंदा हैं? मैं तो बेवकूफ ठहरा, आपकी महानता को ना समझ पाया। और यह कहते हुए उसने अपने बड़े भाई के पैरों को छू लिया। जानकी राम समझ गया कि यह व्यक्ति नारायण ही है, जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। सारा समाचार जानकर नारायण ने हंसते हुए कहा, मैं रुपयों की थैली लेकर परसों ही घर से निकल पड़ा था और राधा के वास्ते रेशमी साड़ी खरीदने के लिए मैं शहर के एक दुकान में गया। वहाँ पर एक बूढ़ा भीख मांगते मांगते मेरे पीछे पड़ गया। उस पर मुझे दया आ गई और मैंने रुपयों की थैली में से 1 रुपया निकालकर उसे दे दिया। इसके बाद मैं दुकान में पहुंचकर साड़ियाँ देखने लगा, पर वह बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही लगा हुआ था, इसलिए मुझे उस पर संदेह हुआ। मैंने साड़ियाँ खरीद ली और रुपयों की थैली निकालने को हुआ, तभी देखता हूँ कि थैली गायब थी। इसके बाद मैं सीधे घर पर पहुँचा और फिर से रुपए लेकर तुम्हारे घर के लिए चल पड़ा। जानकी राम के घर में जो आदमी मर गया वो शायद वही चोर होगा। ये कहते हुए नारायण ने जानकी राम को समझाया। माँ ने खुश होते हुए कहा, अच्छा हुआ, उस चोर ने मरकर हम लोगों का भला किया। उसकी वजह से तुम दोनों भाई एक बार फिर से एक हो गए। तब जानकी राम ने कहा कि माँ जी, उस चोर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी लिखी हुई चिट्ठी का ही यह कमाल है। इधर नारायण और उसके भाई ने जानकी राम का धन्यवाद किया कि उसने चोरी किए हुए रुपयों की थैली को उन तक वापस पहुंचा दिया और साथ ही जानकी राम को शादी का निमंत्रण भी दिया। इसके बाद जानकी राम वापस अपने घर पहुंचा और उसने उस चोर का दाह संस्कार करवाया। अब जानकी राम के मन में ये संतुष्टि थी कि उसने आज कई सारे पुण्य के काम किए, जैसे चोरी की हुई रुपयों की थैली को वापस सही जगह पर पहुंचाया और उस चोर का दाह संस्कार भी किया और उसे नारायण के रूप में एक अच्छा मित्र भी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।